नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको किसी ऐसे खास व्यक्तित्व से जिनको हम सभी अनुसरण करने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में द सुधांशु शो में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रचना शर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपके बारे में हम छोटा सा परिचय बता दें कि आप संस्कृत की प्रकांड विद्वान हैं, कई पुस्तकें लिख चुकी हैं और कई काव्य भी इनके आ चुके हैं। करेंगे आपसे ढेर सारी बातें। यहीं से हम शुरू करते हैं कि संस्कृत ही क्यों चुना रचना जी ने? असल में मेरे मन में एक पुरातन को जानने की जिज्ञासा थी जी। और इस पुरातन को जानने की जिज्ञासा में मैंने संस्कृत को चुना और भारतीय साहित्य को, प्राचीन भारतीय साहित्य और पुरातत्व, इस विषय को मैंने ग्रेजुएशन लेवल पे लिया था और फिलॉसफी को लिया था जी। मन तो कहीं ना कहीं, जैसा कि एक दौर चलता है कि आदमी जॉब के हिसाब से पढ़ाई के बारे में सोचता है, तो लग रहा था कि ये कॉम्बिनेशन मुझे जो है पीसीएस एग्जाम्स के लिए और आईएएस के लिए भी मदद करेगा। लेकिन बस जब मैंने संस्कृत साहित्य को पढ़ना शुरू किया और जब जैसे कि नारियल आपने देखा होगा, ऊपर से जटा से भरा होता है और बहुत सख्त होता है, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं, उसको फोड़ते हैं, तो जो पानी है वो कितना मीठा होता है और वो कोमल फल होता है। तो उसके अंदर जैसे जैसे मेरी पैठ होती गई तो मैंने देखा कि अनेक रहस्य खुल रहे हैं और मेरी रुचि उधर बढ़ती चली गई। और फिर मैंने आगे अपने स्नातकोत्तर कक्षाओं में, एमए की कक्षाओं के लिए भी संस्कृत का चयन किया और मुझे आज जो कुछ दिया है, मुझे लगता है उसमें संस्कृत का बहुत बड़ा योगदान है। ईश्वर की कृपा से मुझे गुरुजी भी जो मिले संस्कृत के क्षेत्र में, वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे, संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के और बंगला के बहुत अच्छे जानकार थे, प्रोफेसर विश्वनाथ भट्टाचार्य जी। तो उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया और अपनी इस आत्मा की जो पुकार थी उसकी संतुष्टि के लिए मैंने संस्कृत को चुना। वैसे आपकी 9 से ज़्यादा पुस्तकें आ चुकी हैं? जी जी जी, 9 पुस्तकें हैं और अभी 2 पर काम चल रहा है जी। लेकिन ऐसा है कि जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता गया तो जीवन में बहुत सारे अनुभव हमारे साथ आते हैं और ये स्त्री के साथ भी होता है, पुरुष के साथ भी होता है। जी, बिल्कुल। परंतु कहीं ना कहीं स्वीकार करना पड़ेगा कि स्त्री के साथ ये अनुभव कुछ ज़्यादा होता है। ये कोई मैं स्त्री विमर्श से जुड़ी हुई हूँ और उस पर लिखती हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन होता है हमें, क्योंकि समाज में भेदभाव बहुत हद तक खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी बना हुआ है। तो हम इसको वर्क प्लेस पे देखते हैं, जिन विद्यार्थियों को हम पढ़ा रहे होते हैं उन छात्राओं की बहुत सी समस्याओं से रूबरू होकर हमें गुजरना पड़ता है और इन सब को लेकर के जब मन में उथल पुथल मचती है तो वो हर किसी से आप अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपसे अगर किसी ने अपना कोई राज साझा किया है तो आप उस राज को किसी और से साझा करके अपने मन को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। आप या तो उसको लेखनी से या चित्रकारी से या गायन से या कहीं ना कहीं इसी तरह से आप अपने मन को संतोष प्रदान कर सकते हैं। ये बताएं कि आप जिस पुस्तक को लिख रही हैं उसमें बेसिक किस तरह के विषयों पर आप लिखना पसंद करती हैं? मेरे 2 तरह की टेंडेंसी मैं अपने अंदर देख रही हूँ। एक तो मैं शोध परक कार्य करना पसंद करती हूँ, जो कि पुरातन में क्या है और उसका अधुनातन क्या उपयोग हो सकता है। मेरी एक पुस्तक का शीर्षक भी है पुरातन संस्कृति और अधुनातन दृष्टि, क्योंकि जो हमारा विगत था उसमें बहुत कुछ रिच था, ये हम कहते हैं पर उसको पढ़ते नहीं है, उसको देखते नहीं है, उसको जानने की कोशिश नहीं करते हैं। परंतु वहाँ की चीज़ों को अगर हम यहाँ ला के रखें और आज के युवाओं को उससे जोड़ने की कोशिश करें तो ये एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। तो मैं रिसर्च मेरा जितना है वो पुरानी चीज़ों के प्रति है। मैंने काशी खंड पर रिसर्च किया, जिसमें काशी को मैंने पुराण में देखा और आपसे मैं बताऊंगी, आपको सुन के आश्चर्य होगा कि एक एक मंदिर को मैंने ढूंढा। इस कॉरिडोर के बनने के पहले जब मेरी पुस्तक आ रही थी तो एक एक मंदिर मुझे वहीं पे मिले जहाँ पर वो पुराण उनको बता रहा है, वहीं पर वो मंदिर सिचुएटेड मुझे मिले। तो ये मुझे लगा कि एक भौगोलिक ज्ञान भी वहाँ पे है, एक ऐतिहासिक ज्ञान भी वहाँ पर, एक संस्कृति का ज्ञान भी वहाँ पर है, आयुर्वेद का ज्ञान भी वहाँ पर है। तो सब कुछ हमारे यहाँ पहले संस्कृत एक बोलचाल की भाषा थी और उस भाषा में ही सारे ज्ञान निहित रहा करते थे। हम जब भाषा को छोड़ते चले गए तो हम ज्ञान से भी दूर होते चले गए, क्योंकि वो भाषा तो हमको समझ में नहीं आती थी। तो हमने कहा कि अभी क्या है, तो समझ में धीरे धीरे ये
ये फैलता चला गया समाज में कि ये एक पंडिताई की भाषा है संस्कृत, जो कर्म कांड पूजा पाठ कराते हैं वही संस्कृत को केवल जानने समझने की कोशिश करते हैं, या ये तो पंडित जी लोग का है और मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी पंडित को बुला करके। लेकिन नहीं, यहाँ कालिदास हैं, भवभूति हैं, भास हैं, उनके नाटकों को आप पढ़ें तो आप मतलब अद्भुत है। आज तक भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार अगर मंच का आप निर्माण करते हैं तो आप देखिए कितना सुंदर मंच तैयार होगा। रसानुभूति की जो पूरी प्रक्रिया है, विवाह व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति की जो बात हम करते हैं, ये आज तक चल रही है। आपका जब तक विभाव अनुभाव संचारी भाव नहीं होगा, जब तक किसी व्यक्ति का, एक मूवी हम देखने जाते हैं, हमारा जब तक उस नायक के साथ, उस हीरो के साथ, उस हीरोइन के साथ हमारा एकात्म नहीं होता है, साधारणीकरण नहीं होता है, तब तक हमको रसानुभूति नहीं होती है। और जैसे साधारणीकरण होता है, वो रो रहा है तो हम रो रहे हैं, वो हंस रहा है तो हम हंस रहे हैं। तो ये इतना विपुल साहित्य जो हमारा है, उस साहित्य के प्रति उसको बार बार खोजने की, जब एक पक्ष खोज लेती हूँ तो दूसरा। तो एक तो ये शोध परक मैंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, और उसी शोध परक प्रवृत्ति के कारण ही आज़ादी के रण बांकुरे और काशी जैसी पुस्तक को लिखने का मेरे मन में विचार आया। और मुश्किल था, कठिन था, कई बार उसका मैंने सोचा कि अब इसको छोड़ देती हूँ, लेकिन उसको ईश्वर ने, बाबा विश्वनाथ ने पूरा कराया। और दूसरा, मैं कविताओं के क्षेत्र में लिखती हूँ जिसमें स्त्री विमर्श और प्रकृति, समाज की विसंगतियाँ, समाज में हो रही घटनाओं का उसमें एक आकलन आपको देखने को मिलेगा। जी जरूर। अभी आपने जैसा कि जिक्र किया आजादी के रण बांकुरे काशी, इस पुस्तक को लिखने में आपको, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियां क्या रहीं, और ये पुस्तक लिखने का विचार आपके मन में आया कैसे? विचार का बीज तो सच कहूँ कि जो 12th वगैरह में पढ़ती थी, चूंकि मेरे नाना जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 2-3 पुराने टाइप के जो बक्से होते हैं उसमें बहुत सारे कागज़ पड़े हुए थे, और नानी जी से उनकी जो भी गतिविधियाँ थी आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में, उसको सुना करती थी। तो मन में लगता था कि कैसे ये साहसी लोग रहे होंगे कि हाथ में कोई अस्त्र नहीं है जी, कोई आर्थिक सहायता नहीं है, कोई पीछे से बैकअप जिसको हम लोग कहते हैं वो बैकअप नहीं है, लेकिन फिर भी ब्रिटिश हुकूमत से लड़ना ये कितना कठिन रहा होगा, ये लोग कैसे करते होंगे, ये बहुत चलता रहता था जहन में। और जब ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का काल आया, तब मन में आया कि जरा सा मैं उन कागजों से कुछ ढूंढूं, और अगर मिलता है तो 75 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो काशी के भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने बहुत काम किया, जिन्हें फांसी की सजा हुई, जिन्हें आजीवन कारावास हुआ, और काशी के ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिन्होंने काशी से लेकर सेलुलर जेल तक यात्रा की। जी। काकोरी के कांड की पूरी संरचना यहाँ पर हुई। यहाँ के बहुत से ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जहाँ पर ये गतिविधियाँ चला करती थी। हमारा ये टाउन हॉल का मैदान जो है, बेनिया बाग का मैदान, और चितरंजन पार्क, दशाश्वमेध जिसको हम लोग धार्मिक रूप से जानते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था, उसे हमें इसलिए भी जानना चाहिए कि यहाँ पर 13 शहीदों ने गोली खा करके अपनी जान दी थी, और एट ए टाइम, एट ए मोमेंट, एक आंदोलन के समय। तो इन सब रूप से भी काशी को देखा जाए, क्योंकि काशी मेरी बड़ी प्रिय नगरी है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि काशी को मैंने जो है मंदिरों की दृष्टि से देखा। फिर एक मेरी पुस्तक आई थी शाश्वत भूमि काशी, उसमें काशी के और विविध पहलू कि यहाँ क्या व्यापार चल रहा है, ये सारी चीज़ों से कुछ लेखा है। फिर मुझे लगा कि ये काशी का जो एक पक्ष स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, ये आना चाहिए, तो वो भी मैंने लिखा। और मन में ये भी आया कि जो मेरे पूर्वज हैं, मेरे नानी जी और नाना जी, उनके प्रति भी एक ही ऋण, मैं जो कहते हैं पितृ ऋण जिसको कहा जाता है, उस ऋण को भी मैं उतार सकूंगी। और काशी का ऋण तो मैं जीवन भर उतारना चाहती हूँ, क्योंकि इस जगह जन्म लेना ही अपने आप में ये शाम क्वापि गतिर्नास्ति तेषां वाराणसी गति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप ये बताएं कि लिखने का समय कैसे निकाल लेती हैं? ये समय तो बस अपनी जो सुख शांति का समय है वहाँ से चुराना पड़ता है क्योंकि जो ड्यूटी का टाइम है वो तो ड्यूटी का टाइम है, उतने टाइम तो आपको रहना ही है, और वहाँ के लिए जो तैयारियाँ करनी है अगले क्लास के लिए वो भी करना है। तो ये जो अपना वाला पक्ष होता है, घरेलू काम के बाद जो समय बचता है, जैसे नींद से कुछ
नींद के हिस्से से कुछ चुरा लो, पल कुछ चुराती पल चुरा लो। एक पुस्तक भी है, नींद के हिस्से में कुछ रात आने दो। तो इस तरह से वहाँ से, और कुछ भोर में उठ करके, और छुट्टियों के दिन ये कि आज तय कर लेना कि आज कहीं नहीं जाना है, आज जो है इस काम को करना है। और लेखन कभी कभी होता है ना कि जब मन में आ जाता है तो कभी कभी छुट्टी लेके भी घर बैठ जाना पड़ता है कि आज ये दिमाग में ये आइडिया चल रहा है तो आज इसको लिख करके पूरा कर लेना है। तो इसी तरह से कर रही हूँ। हालांकि अपने लेखन से भी संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि जितनी चीज़ें मेरे अंदर अभी और चल रही हैं, जितना मैं ला पाई हूँ, इससे ज़्यादा मुझे ले आना चाहिए था। समय की कमी के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे हूँ। जी जी जी। तो और अगर अवसर मिला तो कुछ और पुस्तकें आएंगी। जो बच्चे नई एज के बच्चे हैं, जिनके ख्यालात भी बिल्कुल मॉडर्न रहते हैं, यो स्टाइल वाले, उनको इस जो नई हमारी जो पुरानी हमारी ट्रेडिशन है, भारतीय संस्कृति सभ्यता है, इसको कैसे आप आगे करने की का प्रयास करती हैं? ये पुरातन संस्कृति कोई ऐसा नहीं है कि इसको बैठा के सिखाया जा सकता है या घोल के पिलाया जा सकता है, या कोई एक पुस्तक आपको उठा के दी जा सकती है कि आप इसको पढ़ लीजिए और आप भारतीय संस्कृति को जान लेंगे। मुख्यतः समझ लीजिए कि बहुत शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो अभिवादनशीलस्य नृत्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। यानी माता पिता और गुरु की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, ये ही मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति है। और जब आप किसी को सम्मान देना सीख जाते हैं, आपको आ जाता है, तो आप बड़ों को भी सम्मान करते हैं, छोटों को भी सम्मान करते हैं, दूसरी संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। और भारतीय संस्कृति का जो मूल रूप है वह कि भारतीय संस्कृति एक समन्वयात्मक संस्कृति है जी। जो सभी धर्मों विचारों को लेकर के चलती है। दूसरा है कि भारतीय संस्कृति रित और सत्य की संस्कृति है। तो हमें, जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो हमारे युवा हैं, उनके अंदर ये डालना चाहिए कि आपको सत्य के मार्ग पर चलना है। ये कहने में बहुत आसान होता है पर करने में उतना ही मुश्किल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम जब बच्चों को क्लासरूम में पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास वही प्लेटफॉर्म है जहाँ से बहुत इजीली हम चीज़ों को या अपने थॉट्स को उनके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम स्पीकर होते हैं और वो रिसीवर होते हैं। तो वो हम वहाँ बहुत आसानी से बताते हैं। तो हम पढ़ाते समय ही उसके बीच में इन सारी चीज़ों को, कि जैसे कोई एक उदाहरण आया, कोई एक श्लोक मैंने पढ़ाया, तो उससे जुड़ी हुई जो भारतीय संस्कृति की बातें हैं उनको मैं वहाँ पे बताते हुए चलती हूँ, करते हुए चलती हूँ। और ये वैल्यू एजुकेशन को बढ़ावा देना पड़ेगा, मन नैतिक शिक्षा को। पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो हमारी कक्षाओं में 6th 7th 8th में एक किताब होती थी नैतिक शिक्षा, और एक किताब होती थी हमारे पूर्वज। जी जी। और उस हमारे पूर्वज किताब में ऐसे पन्नाधाय और इस तरह के चरित्र की कुछ कहानियाँ होती थी। पतली थी, वो पतली किताब थी। उसका एग्जाम नहीं होता था, लेकिन सैटरडे को होता था कि इसकी रीडिंग लगवाई जाएगी, और नैतिक शिक्षा की एक सैटरडे वो, एक सैटरडे। तो उसमें यही सब होता था, ऐसे श्लोक, ऐसी बातें जो आपको नीति के मार्ग पर ले चलें। आज सबसे खराब हो रहा है जो कि युद्ध जो हमारा है उसके अंदर कोई नैतिक मूल्य नहीं है। वो चाहता है कि हम अधिकारी, हमको बनना है, इसलिए बनना है कि बनने के बाद हमको इस तरह से कमा लेना है, इस तरह से बना लेना है, हमको जज बनना है, जज बनने के बाद हमको ये चीज़ ऐसे कर लेना है। तो गीता का पाठ होना चाहिए। गीता को जो हम समझते हैं कि ये एक समय आ गया था कि रिटायरमेंट जब किसी का होता था तो उसको एक गीता दे दी जाती थी, एक रुद्राक्ष की माला दी जाती थी, एक छाता, एक छड़ी, ये सब दिया जाता था। पुराने समय में जब सरकारी रिटायरमेंट होता था यही होता था। पर गीता कभी भी बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, गीता युद्ध के लिए है। और वो एक लाइन अगर उसकी कोई सीख जाए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो सारी समस्या पूरे देश की समाप्त हो जाएगी। युद्ध में यही डालना है कि तुमको अपना जो कर्म है बस उतना कंसंट्रेट करके करना है। उससे तुम क्या लाभ ले सकते हो, क्या लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, हो सकता है कि सच के मार्ग पर आप चल रहे हैं, कोई लाभ आपको नहीं होगा, लेकिन आपको उस मार्ग पर चलना है, क्योंकि वो फिर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक दिन आप जाकर रियलाइज करेंगे कि वो जो मैंने अच्छा काम किया था उसके प्रतिफल में आज मुझे ये मिल रहा है। तो युद्ध को गीता पढ़ाने की ज़रूरत है। और आज संस्कृत को, गीता को, इन सब चीज़ों को लोअर लेवल से, स्टैंडर्ड से, मतलब 3 से 4 से जब बच्चे की कंठस्थ करने की क्षमता अच्छी होती है, क्योंकि बचपन का याद किया हुआ कभी नहीं भूलता है, उस समय हमें ये सब युद्ध में डालना चाहिए। और मैं इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को, और कभी कभी प्रयास मेरा रहता है कि अपने क्लासेस से अलग केवल कुछ इस तरह के श्लोक
कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ ऐसी कहानियाँ, इनको भी कभी मैं तीसरे शनिवार के दिन इनको करती हूँ कि बच्चों को ये बताया जा सके कि मॉरल एजुकेशन उनके अंदर आ सके। बहुत अच्छा। प्रोफेसर रचना शर्मा जी। पढ़ाती हैं, बुक्स लिखती हैं, काव्य की रचना करती हैं और खाली समय में, यानी कि जब इन सब से समय बच जाए तो उनका मन लगाने के लिए और वो क्या करती हैं? तो मुझे अच्छा लगता है दोस्तों से बात करना और या फिर संगीत की दुनिया में कुछ अच्छा सुनना, क्योंकि वो जो संगीत है, अगर आप एक अच्छा म्यूज़िक लगा करके, कोई क्लासिकल में आपका इंटरेस्ट हो, गज़ल में इंटरेस्ट हो, तो आप उसको लगा दीजिए और आप शांति से लेटे रहिए, आपको वो मतलब कि 10 घंटे का रिलैक्सेशन जो है 15 मिनट में मिल जाएगा। तो संगीत की ये अद्भुत जो शक्ति है, कभी कभी मैं जब बहुत थक भी जाती हूँ तो मैं संगीत से ही अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करती हूँ कि वो संगीत मन और चेतना दोनों को शांत करता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए कुछ आप कहना चाहेंगी? बस यही कि भारतवर्ष में जन्म लेना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। हर देशवासी अपने देश का होने पर गर्व करता है, परंतु भारत एक ऐसा देश है जिसकी तरफ पूरा विश्व टकटकी लगा के देखता रहता है। वो आज हो या कल था या आने वाला कल होगा, भारत को हमेशा एक उम्मीद की नज़र से देखा जाएगा। तो आपकी ड्यूटी है कि आप केवल जो सोल्जर हमारे सैनिक सीमा पर हैं उनको सोल्जर मत समझिए। हम सब, आप सब, एक एक बच्चा, एक एक युवा, एक एक बूढ़ा, हम प्रौढ़, हम सब एक सैनिक है और हमारा दायित्व तो वहाँ लड़ना नहीं है, अपनी संस्कृति की रक्षा करते हुए, अपने अंदर नैतिकता का विकास करते हुए अपना हर आचरण हम ऐसा करें कि मेरे भारत का शीश न झुके। और जिस दिन हम ये तय करके चलेंगे कि हमारे भारत का शीश नहीं झुकेगा, उस दिन इस देश में किसी तरह की विसंगति नहीं होगी और इस देश को आज भी लोग फॉलो करते हैं, इस देश को आगे भी लोग फॉलो करेंगे। और जिस दिन हम एक एक ऐसे सैनिक बन जाएंगे तो पूरा विश्व हमेशा 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 हमारे लिए विश्व गुरु की संज्ञा को लेकर के चलेगा, मान के चलेगा। और हमको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, लोग कहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो कहेंगे कि हम विश्व गुरु काशी जा रहे हैं, भारत जा रहे हैं। जैसे कि एक विदेशी हो, एक कोई भी व्यक्ति, उसके मन में एक बार है कि काशी देखें, एक बार गंगा का दर्शन करें। एक विदेशी भी दिल्ली में उतरता है तो उसके मन में रहता है कि मैं सब कुछ देख लूँगा तो एक बार वाराणसी जाऊँगा, एक बार गंगा को देखना है, माँ गंगा, रिवर गंगा। तो ये जो एक उत्सुकता है इस काशी के लिए, ये उत्सुकता जन जन में भारत के नागरिक भारतवर्ष के लिए हमेशा बना के रखें। बस यही संदेश देना चाहती हूँ, यही हमारा दायित्व है। इसीलिए हमारा इस मातृभूमि में जन्म हुआ है, हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। बहुत खूब, और निस्संदेह आपकी बात हमारे दर्शकों तक भी पहुंचेगी और उनके दिल में उतरेगी। तो अभी हम प्रोफेसर रचना शर्मा जी से लेते हैं इजाज़त। अगली बार हम होंगे एक नए अतिथि के साथ। तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो। बहुत धन्यवाद आपको।